हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में देख लिया था। साथ में हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, और किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, जो भी उसके अंदर लिमिटेशन है उनको रेक्टिफाई करके और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करके हम केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो यहां तक हमारा पार्ट कवर कर लिया था, इसके तरीके हमने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज अवर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि हमारी बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन वास्ट है तो हमें उनको किसी ना किसी कैटेगरीज के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा काम बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए। तो केमिकल रिएक्शन के हमारे टोटल 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी 5 टाइप्स की रिएक्शन है जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस गिवन है वो सारी केमिकल रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और 100% इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही है। मतलब दोनों चीजें हैं, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, और 100% गारंटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन इन रिएक्शंस में से उठ के आएगा ही आएगा। क्योंकि ये एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम इस चीज को सीखते हैं कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अंदर यही चीज लिखी हुई है, दैट केमिकल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस। 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जब भी अपन किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो अपन इस चीज पे फोकस करेंगे कि हम किस तरीके से पहचाने कि हमारी कौन सी केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप की है। मतलब केमिकल रिएक्शंस हमको गिवन होगी, हमको इस चीज को पहचानना है कि इसे हम कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रखेंगे, डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, या रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब सिंपल सा फंडा है इस चीज के अंदर जो हमको समझना है। डिफरेंट टाइप की रिएक्शन गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस कैटेगरी के अंदर आएगी। अब कैटेगरी पहचानने के लिए उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने डिफाइन किया है और किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर उसको समझेंगे। दैट इज द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single new substances are called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हमारे रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक तरीके का सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे सब लोग। उस टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बनाने का क्या मतलब है? प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल सब्सटेंस ही रहेगा। तो उस टाइप के रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम में क्या आ रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम कब बोलते हैं? कॉम्बिनेशन हम तब बोलते हैं जब किसी चीज को हम क्या करते हैं बेटा? कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? इसके अंदर भी बेटा कंबाइन ही हो रही हैं 2 या 2 से ज्यादा चीजें, और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक तरीके का सिंगल सब्सटेंस बना रही हैं। अब इसके अंदर क्या है? जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किस किस के बीच में हो सकती है? तो जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हो सकती है बिटवीन 2 or more एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है,
बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एक एलिमेंट हो सकता है और एक कंपाउंड हो सकता है, और दो कंपाउंड्स के बीच में भी, दैट इज बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकती है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी, वो कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, या किसी भी दो कंपाउंड के बीच में हो सकती है। अब इसके अंदर दो या दो से ज्यादा भी हमारे क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हमारे एलिमेंट हो सकते हैं, और दो या दो से ज्यादा भी हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल ही बनेगा, दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी लिखी है, अगर उसके अंदर रिएक्टेंट ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है, तो उस टाइप के रिएक्शन को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और ज्यादा समझ में आ गया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले जो अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं वो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जब हमारे दो कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमारे उस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सिंगल टाइप का एटम प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने कार्बन को सॉलिड फॉर्म में लिया है, ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन हमारा एलिमेंट है क्योंकि इसमें केवल कार्बन के एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे O2 लिखा है तो इसको कंपाउंड समझने की गलती ना करें, जिसके अंदर सेम टाइप के एटम प्रेजेंट है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सेम टाइप के एटम प्रेजेंट है वो हमारा एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो O2 भी है, O2 के अंदर क्या होंगे, केवल ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो वो हमारा एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, दैट इज अवर CO2। मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव हमको ये देखना है कि यहाँ पे क्या बने बेटा, सिंगल प्रोडक्ट बने। क्या बने, सिंगल प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। यहाँ पे कौन कौन कंबाइन हो रहा है, एक तो होगा एलिमेंट, O2 हमारा क्या हो गया बेटा, एलिमेंट, और CO2 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड। CO2 हमारा कंपाउंड कैसे होगा, कंपाउंड की डेफिनेशन भी आप लोग जानते हो। कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो ये कंपाउंड है जिसके अंदर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन है, तो इसने क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। तो एक तो हो गया कंपाउंड, O2 हो गया हमारा क्या, एलिमेंट। ठीक है, अब ये दोनों भी कंबाइन हो रहे हैं तो भी क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज अवर 2CO2। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से जब कंबाइन होते हैं हमारे कौन, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे NH3 और HCl कंबाइन हो रहा है। ठीक है, NH3 हमारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। तो वो क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बना, यहाँ पे भी हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे भी क्या बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो इस टाइप का रिएक्शन भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो सिंपल सी चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी उस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, या एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होके सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस होता है। उस टाइप्स की केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके अंदर एक कंफ्यूजन आता है, उस कंफ्यूजन को अपन क्लियर करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे इस टाइप की मैंने रिएक्शन लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन करवाया एल्युमिनियम का HCl के साथ, इसमें मुझे मिलेगा AlCl3 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी। तो कई बच्चे क्या हो जाते हैं, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है, वो उनका ऐसा सोचना होता है कि अगर इसमें गैस बनी है तो गैस तो क्या होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास केवल एल्युमिनियम क्लोराइड ही रहेगा। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड ही बनेगा। जो गैस है हमारी, हम उसको एज अ प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है या ये जो हमारी सोच है ये रॉन्ग है। ये वाली रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का एलिमेंट है, जो कि इसके अंदर हम काउंट करेंगे। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, प्रोडक्ट मिल रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
सीधी सी बात ये है, टैगलाइन ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस भी बन रही है तो उसको भी हम प्रोडक्ट में काउंट करेंगे और उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फुली एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। स्ट्रांगली हम इसी चीज को देखेंगे कि जब हमारा रिएक्शन हो तो हमको क्या मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिले। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। हमको रिएक्शंस दी जाती है, हमको उसके अंदर पहचानना होता है कि कौन सी रिएक्शन हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दूसरा, इसके अंदर हमसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताइए किसके बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताइए एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताइए दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो। चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज अवर डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमको नाम से ही पता चल रहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो चीजें कंबाइन हो रही होंगी, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर भी हमको इस चीज का पता चल रहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन, नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसके अंदर चीजें क्या हो रही होंगी बेटा, डीकंपोज हो रही होंगी। और डीकंपोज का मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं, डीकंपोज का मतलब होता है सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना। कोई भी चीज एक सिंगल फॉर्म में है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, जब वो अपने सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो डीकंपोज हो रहा है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम उसी तरीके से इंडिकेट करेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी उस टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर सिंगल सब्सटेंस सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। Chemical reaction in which a single compound breaks down to produce two or more simpler substances is called decomposition reaction। ठीक है, वही चीज कि जब भी हमारा कोई सब्सटेंस अपने सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंप्लेक्स फॉर्म में ऐसा नहीं है कि सिंगल सब्सटेंस से बनाएगा, दो भी बना सकता है, दो से ज्यादा भी बना सकता है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। चलिए, तो अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो डिवाइड करने का हमारा प्रोसेस है वो ऐसा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, रीजन क्या है उसके पीछे होने का, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा हीट एनर्जी की वजह से हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा सनलाइट की वजह से हुआ, या डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। तो इस बेसिस पे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिवाइड डीकंपोजिशन रिएक्शन इनटू थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स के अंदर हमने हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन डिवाइड किया है। कौन कौन से वो थ्री टाइप्स हैं, एक तो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, एक है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन, और एक है हमारा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। यहां पे भी हमको नाम से पता चल रहा है कि क्या हो रहा होगा। कैसे पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है हमको किस चीज से, इलेक्ट्रिसिटी से। थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल वर्ड डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है हमको हीट एनर्जी से। और फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है हमको लाइट एनर्जी से। तो यहाँ पे नाम के थ्रू ही हमको ये चीज का पता चल रहा है कि डीकंपोजिशन किसकी वजह से होने वाला है। अगर सिंपल तरीके से समझें तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकंपोजिशन होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। जिसके अंदर हीट एनर्जी की वजह से डीकंपोजिशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन कहलाएगा। और जिसके अंदर लाइट एनर्जी की वजह से डीकंपोजिशन होगा वो हमारा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन कहलाएगा। एक एक करके तीनों को देखते हैं, तीनों के एग्जाम्पल समझते हैं और तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हो रहा होगा इसके अंदर। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की बात करें तो when decomposition reaction carried out with the help of electric current, this process is called electrolysis। उस टाइप के decomposition reaction जिसके अंदर
जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसकी हेल्प से हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा हो या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हो रहा हो, उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलेंगे। सिंपल सा लाइन है, सिंपल सी चीज है, समझिए। उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा हो, उस टाइप के रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। इसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा H2O है, दैट इज अवर वाटर, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, और जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, सिंप्लेक्स फॉर्म मिल रही है। क्या मिल रही है, सिंप्लेक्स फॉर्म मिल रही है। किसकी सिंप्लेक्स फॉर्म मिल रही है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड था हमारा, इसकी सिंप्लेक्स फॉर्म मिल रही है। जो हमारा H2 था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में देखो तो हमारा क्या है, NaCl है। NaCl से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो किसमें ब्रेक हो गया, 2Na और Cl2 में ब्रेक हो गया। इसका मतलब एक सिंगल कंपाउंड था, वो सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके अपने सिंप्लेक्स फॉर्म में आ गया, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। और NaCl Na प्लस और Cl माइनस, या मैं बोलूं Na और Cl2 के अंदर क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक करंट। डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। अब इसके अंदर एक और चीज नोट करने वाली है, ध्यान से देखो। जब हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंप्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है। तो हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट हमारा क्या है, अपोजिट है। किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वहां पे दो चीजों से एक चीज बन रही थी, यहां पे एक चीज से कई सारी चीजें बन रही हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर दो चीजों से हमारी एक चीज बन रही है तो वो क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर एक चीज से बहुत सारी चीजें बन रही हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में रखेंगे। सो केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो चलिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन देख लिया, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लोगों के दिमाग में इस तरीके का डाउट आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे फ्लो करा सकते हैं, तो उसका एक पूरा सेटअप होता है, उसके थ्रू ही हम ये प्रोसेस कराते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर का, जिससे कि हम वाटर के अंदर जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम क्या कर सके, सेपरेट आउट कर सके। सिंपल सा प्रोसेस होता है। हमने क्या किया, एक जार लिया, उस जार के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं। ये हमारी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड्स है। ये इलेक्ट्रोड्स, एक इसके अंदर होती है बेटा पॉजिटिव और एक होती है इसके अंदर नेगेटिव। जो हमारी पॉजिटिव है उसको हम डिनोट करते हैं एनोड से, जो हमारी नेगेटिव है उसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैथोड से। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, वाटर भर दिया जाता है और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा एसिड भी डाल दिया जाता है, जिससे कि वाटर हमारा बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। जब ये पूरा सेटअप तैयार हो जाता है तो हम इसके ऊपर दो टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। इलेक्ट्रोड्स के पास आप देख रहे हो दो टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। अब इन टेस्ट ट्यूब का काम क्या है, इन टेस्ट ट्यूब का काम ये है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या होने लग जाएंगी, ब्रेक होने लग जाएंगे। और ब्रेक होने के बाद वो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो इसके अंदर ये पूरा हमारा सेटअप है। एक जार है, वाटर है, ये इलेक्ट्रोड्स लगी है जिसके अंदर एक पॉजिटिव है, एक हमारी नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को लगा दिया है जिससे कि उसके अंदर हम गैस को स्टोर कर सके। जब ये पूरा सेटअप हो जाता है फिर हम उससे कनेक्ट करते हैं हमारा एनर्जी सोर्स, दैट इज अवर 6 वोल्ट की बैटरी, और पास कराते हैं हम करंट। जब हम करंट पास कराते हैं तो करंट पास करते ही जो वाटर होता है वो हमारा डिकम्पोज होना चालू हो जाता है, और डिकम्पोज होके H2 और O2 गैस के अंदर क्या होने लग जाता है बेटा, वो ब्रेक होना चालू हो जाता है। तो क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव
टर्मिनल है। तो इस ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा हमारे O2 माइनस को, क्योंकि जो वाटर है हमारा वो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने का मतलब क्या है, H प्लस और O2 माइनस में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। आयोनाइज होने का मतलब होता है आयंस की फॉर्म में ब्रेक होना। तो वाटर से जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा O2 माइनस और H प्लस के अंदर। अब O2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, इसका मतलब वो किससे अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से। और इसी वजह से जो हमारी एनोड है उसके ऊपर जो हमारी टेस्ट ट्यूब रखी है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस हमारी स्टोर होगी, और क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो वो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस को, और हाइड्रोजन गैस हमारी जो कैथोड के ऊपर हमारी टेस्ट ट्यूब रखी है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो वाटर हमारा कंपाउंड है दैट इज अवर H2O उसको सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ध्यान से देख लीजिए इसको, इसके अंदर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो कहां पे होता है, वो होता है हमारा दैट इज ऑक्सीजन कहां पे कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन कहां पे कलेक्ट होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल सी चीज याद रखना, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव आयन बनाएगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हमारा O2 माइनस आयन बनाएगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पे हम उसको क्या करेंगे बेटा, इकट्ठा करेंगे। अब बात करें क्वेश्चन की कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर डीकंपोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करने का क्वेश्चन आता है। उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को भी पूछा जाता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और किस तरीके से होता है इसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे। अब हमको ये तो पता है कि प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, बस इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर करना है, हमारा काम बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो इसी तरीके से आएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। तो वो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में नहीं पूछ के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पूछ लेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ये एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन हो रहा होगा किसका, डिकम्पोजिशन हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अवर थर्मल डिकम्पोजिशन। जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमने देख लिया, एक वजह तो हमको पता चल गई कि इलेक्ट्रिसिटी से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। एक और वजह है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने की, या एक और तरीका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने का, दैट इज अवर थर्मल। थर्मल डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है हमारे हीट एनर्जी को। तो हीट एनर्जी की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते, स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से डिकम्पोज हो रहा होता है, या कोई भी हमारी चीज किसकी वजह से डिकम्पोज हो रही होती है, हीट एनर्जी की वजह से डिकम्पोज हो रही होती है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारा फॉर्मूला है वो है दैट इज CaCO3। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये अपने सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होगा इसका सिंप्लेक्स फॉर्म, दैट इज अवर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सिंगल चीज से हमको क्या मिली है बेटा, दो चीजें मिली है। कौन कौन सी दो चीजें, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहे हैं, दो चीजें मिल रहे हैं, जिसके अंदर से एक तो सॉलिड है और एक हमारा गैस है। गैस है लेकिन ये हमारा क्या है, एक तरीके का कंपाउंड है, तो इसको हम काउंट करेंगे। कंफ्यूजन मत रखना, गैस है तो इंक्लूड ही ना करें, गैस भी है तो भी वो इंक्लूड होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो अपने सिंप्लेक्स फॉर्म में ब्रेक हो गया, उसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलैम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया। तो इस टाइप के जो हमारी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर
एक कंपाउंड हीट एनर्जी की वजह से क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होके सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, दैट इज अवर FeSO4, दैट इज अवर फेरस सल्फेट को जब अपन ने हीट किया तो वो किसमें बनी, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाया। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल सब्सटेंस से तीन चीजें बन रही हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस से तीन सिंप्लेक्स हमारे सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डिकम्पोजिशन करने के लिए हीट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन करना, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट एनर्जी की हेल्प से डिकम्पोजिशन करना। नेक्स्ट देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने क्या पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है, हीट एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। तो थर्ड आ जाती है हमारी, दैट इज फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की वजह से अगर किसी चीज में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम उस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। Chemical reaction in which a compound decomposes into simplex substance on the absorption of light energy is called photo decomposition reaction या photochemical decomposition reaction। उस टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमारी जो लाइट एनर्जी है वो रोल प्ले करती है किसी भी कंपाउंड को डीकंपोज करने के लिए या उसको सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ये हमारी सिल्वर क्लोराइड है। ये सिल्वर क्लोराइड जनरली हमारा व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये 2Ag और Cl2 की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। और जो हमारा सिल्वर बनता है वो किस कलर का बनता है, दैट इज ग्रे कलर का बनता है। तो अगर मैं AgCl को, दैट इज अवर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा और ये व्हाइट कलर से सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाएगा किसका, सिल्वर क्लोराइड का, सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। सिंप्लेक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, दैट इज 2Ag और Cl2, दैट इज अवर क्लोरीन गैस बनेगी। उसी तरीके से जो हमारी AgBr होती है, AgBr भी एक तरीके का हमारा सॉलिड होता है जो कि हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड। उसको भी अगर अपन सनलाइट के अंदर रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2Ag, दैट इज सिल्वर, और Br2 दैट इज ब्रोमाइड। ब्रोमाइड इन दोनों में क्या हो जाएगा, वो सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि लाइट एनर्जी की वजह से अगर किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है या वो अपनी सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। फोटो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोकेमिकल, दैट इज लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंप्लेक्स फॉर्म में प्रोडक्ट बनाता है। और दोनों हमारे क्या है, एक तरीके से डिवाइड किया है हमने जिससे कि हम उसको ठीक से समझ सके। अगर अपन बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिवाइड किया है तीन कैटेगरी में, जब एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा हो, जब हमारे कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा हो, या हमारे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा हो। उसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दैट इज जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो, जब हमारा हीट एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन हो, और जब हमारा लाइट एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन हो। तो आई थिंक दोनों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा और आप बहुत इजीली इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कवर कर ली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कवर कर ली। क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से, वो या तो हमको पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए बता सकते हैं, या तो हमसे केवल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्रॉ एंड गिव एग्जांपल। तो इसके अंदर ड्रॉ
की बात जब भी अपन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में अपन बहुत फ्रिक्वेंटली बताते हैं, तो अपन वाला यहाँ से आंसर उठा सकते हैं। ठीक है, साथ में फोटोकेमिकल के बारे में भी पूछ सकता है, इंडिविजुअली भी पूछ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और हो सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दे जिसके अंदर वो पूरा डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करने के लिए बोले। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 1 मार्क्स का है तो सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, अगर 3 या 4 मार्क्स का है तो हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। जब भी आप इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसके अंदर याद रखना कि हमेशा हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास कोई पॉइंट नहीं रहेगा मार्क्स काटने का, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी या बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी, तो उसके पास एक चांस हो जाता है कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर देगा। तो केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखनी है और प्लस उसका एग्जाम्पल भी देना है, और जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि कौन से हमने कंपाउंड्स लिए हैं, किस एनर्जी की वजह से उसका ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या क्या चीजें हमारी बनी है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो 2 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर से क्वेश्चन तो आता ही आता है, हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा पेपर के अंदर। प्लस जो ओलंपियाड्स हैं उसके अंदर भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और प्लस कैसे करना है। इन तीनों चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे। चलिए, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने इसके अंदर लिखी है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसको अपन समझेंगे। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, दैट इज दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक और बार बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी उस टाइप की रिएक्शन होती है जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें से लो रिएक्टिव मेटल क्या हो जाता है, उसमें से डिस्प्लेस हो जाता है। तो जनरली वो हमारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4 हो गया, FeSO4 हो गया, ये सारे हमारे क्या है, सॉल्ट्स हैं। तो अगर इन मेटल के सॉल्ट प्रेजेंट है और इसके अंदर हम कोई हाई रिएक्टिव मेटल डालते हैं तो हाई रिएक्टिव मेटल उस लो रिएक्टिव मेटल को उसकी पोजीशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के बाद वो उसकी जगह ले लेता है, और जो हमारा लो रिएक्टिव मेटल है वो हमारा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से बाहर निकल के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो जगह हो रही है हम क्या कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। एक तरीके से एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट ले रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू में समझिए। दीज रिएक्शंस मोस्टली अकर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, ज्यादातर ये वाली जो रिएक्शंस होती है हमारी, ये किस फॉर्म में अकर करती है, सॉल्यूशन फॉर्म में अकर करती है। जैसे एक तरीके का हमारा लिक्विड, ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में अकर करती है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के अंदर हमने क्या लिखा है, दैट इज हमारा Zn है। Zn हमारा क्या हो गया, दैट इज जिंक हो गया। उसको हमने किसके अंदर डाला है, CuSO4 के अंदर डाला है, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। ठीक है, हमने Zn को CuSO4 दैट इज अवर कॉपर सल्फेट के अंदर डाला। थोड़ी देर के लिए हम रुके, रुकने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला वो ये मिला कि जो हमारा CuSO4 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा जिंक मेटल था वो हमारा गायब हो गया, और उसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, कॉपर आ गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जब हमारा पूरा हुआ तो उसके अंदर हमको ये चीज देखने के लिए मिली। क्या चीज देखने के लिए मिली कि जो हमारा CuSO4 था उसकी जगह ZnSO4 आ गया, और जो हमारा जिंक मेटल था उसकी जगह पे क्या आ गया, कॉपर आ गया।
तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से देखिए कि क्या हुआ। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारा Zn था उसने किसकी पोजीशन ले ली, Cu की पोजीशन ले ली, और जो हमारा Cu था उसने किसकी पोजीशन ले ली, Zn की पोजीशन ले ली, हम ये बोल सकते हैं। सो इसके अंदर क्या हुआ, Zn ने Cu की पोजीशन ली तो क्या आ गया बेटा, ZnSO4 बन गया, दैट इज अवर जिंक सल्फेट बन गया। और जो हमारा कॉपर मेटल था वो सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट की तरह नीचे जाके डिपॉजिट हो गया। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो Zn था उसने Cu को उसकी पोजीशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इस वजह से इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल, जो हमारा Zn है वो कॉपर मेटल से ज्यादा क्या था, हाई रिएक्टिव नेचर का था, इसीलिए वो ऐसा कर पाया। ठीक है, अब हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है इसके अंदर वो ये याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमारा जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके अंदर यही चीज है कि डिस्प्लेस क्यों करता है, डिस्प्लेस इसलिए करता है क्योंकि जो जिस मेटल को हम इसके लो रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में डाल रहे हैं वो उससे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है। तो इसका जो अपोजिट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अपोजिट क्या है, अपोजिट ये है कि अगर हम लो रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में डालेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। हाई रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के अंदर अगर हमारा लो रिएक्टिव मेटल जाएगा तो हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल एक ही सरकमटेंस में हो सकता है, वो सरकमटेंस है कि जो हमारा सॉल्यूशन हो वो लो रिएक्टिव मेटल का हो और जो उसके अंदर अपन मेटल डाल रहे हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करते हैं, पता करते हैं सब। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि हमको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा हमारा मेटल हाई रिएक्टिव नेचर का है या कौन सा हमारा मेटल लो रिएक्टिव नेचर का है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले जो अपन ने एक क्वेश्चन देखी थी इसके अंदर जिंक का रिएक्शन हो रहा था किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। अगर बाय चांस मैंने इस साइड में लिखा होता कॉपर प्लस ZnSO4 तो आप किस तरीके से डिटेक्ट करते कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल लो रिएक्टिव नेचर का है तो हम इसके अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसा टेबल होनी चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू हम बहुत इजीली पता कर सके कि कौन सा मेटल हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का, कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है हमारा रिएक्टिविटी बोल लो या एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल बोल लो, जिसके अंदर हमने क्या किया है, हमने मेटल्स को अरेंज किया है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कहा जितने भी हमारे मेटल्स जो फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं हमने उनको अरेंज कर दिया है। किस टाइप में अरेंज किया है, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। कैसी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, क्या करते हैं, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारी रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, याद रखना जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारी रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अभी पढ़ा था तो Zn हमारा यहाँ पे आ रहा है और कॉपर हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जो कॉपर मेटल है इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो जिंक मेटल से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, जो कॉपर मेटल है वो नीचे प्रेजेंट है, जिंक मेटल है वो ऊपर प्रेजेंट है। तो हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा हमारा, जिंक होगा। लो रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा हमारा, कॉपर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं उल्टा कर दूं कि कॉपर को ZnSO4 के अंदर डालूं
तो वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है, आप क्या करेंगे, आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी, आप उसके अंदर देखेंगे कि कॉपर मेटल कहाँ पे आ रहा है, कॉपर मेटल हमारा जिंक के नीचे आ रहा है, मतलब वो ZnSO4 को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे तो क्या है, हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हमको फिर भी याद रह सकता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आ जाता है कि क्वेश्चन के अंदर ये वाले मेटल का तो सॉल्ट होता है, मान लीजिए क्या हो, FeSO4 हो, FeSO4 दैट इज अवर फेरस सल्फेट, और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हो, जिंक डाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट ले लिया और उसके अंदर हमने क्या डाला, जिंक डाला। तो क्या हो जाता है बेटा, कंफ्यूजन हो जाता है कि जिंक पहले आएगा या हमारा Fe पहले आएगा। ठीक है, कि हमारा Fe हाई रिएक्टिव नेचर का है या नहीं है, या हमारा जो जिंक है वो हाई रिएक्टिव नेचर का है या नहीं है, ये कंफ्यूजन हमारा हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या बनाई है, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, जिसको अपन याद रखेंगे, और इसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो अगर इस टाइप के हमारे इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर FeSO4 है और जिंक है, तो फटाफट हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो जिंक है वो Fe के ऊपर आता है, मतलब जिंक हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का होगा और Fe हमारा लो रिएक्टिव नेचर का होगा। मतलब ये वाला रिएक्शन हमारा क्या होगा बेटा, होगा जिसके अंदर ZnSO4 बनेगा और जो Fe मेटल है वो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अंदर हमने मेटल्स को अरेंज किया है, सबसे ऊपर लिथियम है, फिर पोटेशियम है, फिर बेरियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्करी, फिर हमारा है सिल्वर, उसके बाद है गोल्ड, एंड देन आखिरी में हमारा प्लैटिनम। जो सबसे ऊपर मेटल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, हाई रिएक्टिव मेटल होंगे, जो बीच के मेटल हैं वो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होंगे, और जो हमारे नीचे वाले मेटल्स हैं दैट इज कॉपर हुआ, मर्करी हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, ये हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमारी 3 कैटेगरीज बन जाती है, एक तो बन जाती है हाई रिएक्टिव मेटल्स की, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की, और एक बन जाती है हमारी किसकी, एक बन जाती है हमारी लो रिएक्टिव मेटल्स की। अब इसके अंदर हमारा एक हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन हमारा है तो नॉन मेटल, लेकिन हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर हमारे मेटल प्रेजेंट है, वो जब भी हमारे किसके साथ, एसिड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जितने भी हाइड्रोजन के नीचे के मेटल्स है, कौन कौन से, दैट इज अवर कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये जब भी हमारे एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन लगाते हैं वो हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जितने भी इसके ऊपर के हमारे मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे जब वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ऑन दी अदर हैंड जितने भी हमारे मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेंगे जब वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जैसा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमने मेटल्स को अरेंज किया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। टॉप से बॉटम जैसे ही अपन मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी कंटिन्यूअसली हमारी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जब अपन टॉप से बॉटम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी, और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर लिखा है वो सिग्निफिकेंस लिखा है। सिग्निफिकेंस का मतलब किस तरीके से ये हमारे काम में आ सकती है। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो केवल हमको ये चीज नहीं बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है, कौन सा मेटल हमारा मॉडरेट रिएक्टिव है, ये चीज तो बताती है, साथ में हमको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो सिग्निफिकेंस के अंदर देखते हैं कि हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्ट इसके अंदर लिखा है फिजिबिलिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या मतलब है कि जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर केमिकल्स लिए हैं,
या जो भी हमने मेटल और जो भी हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, मेटल या कंपाउंड लिया है, क्या उनके बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारे कोई भी कंपाउंड है, क्या हमारा कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन है, अगर वो लो रिएक्टिव मेटल का है और जो उसके अंदर अपन हाई रिएक्टिव मेटल डालेंगे तो हमारा रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कौन सा मेटल हमारा लो रिएक्टिव नेचर का है और कौन सा मेटल हमारा हाई रिएक्टिव नेचर का है, ये कौन बताता है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ही बताती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन। जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन से ऊपर की जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे जब वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड जितने भी नीचे के हमारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन के नीचे, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते जब वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है, इसके अंदर हमको ये पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कि जब ये एसिड और वाटर के साथ कोई भी मेटल हमारा रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा या नहीं करेगा। और तीसरी चीज हमको इसमें क्या पता चलती है, अकरेंस ऑफ द मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, कि जब हमारा मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो वो किस फॉर्म में करेगा। ये कैसे पता चलता है, इस तरीके से पता चलता है कि जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल है और जो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल है वो अपनी फ्री स्टेट या सिंगल फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है, इसलिए वो आसपास की जो चीजें होती है उनके साथ रिएक्ट नहीं करते और रिएक्ट ना करने की वजह से वो सिंगल फॉर्म या फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल है और जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है वो कोई ना कोई कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे सोडियम है हमारा, वो NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा कैल्शियम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हाई रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन, हाई रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कंबाइंड फॉर्म में और लो रिएक्टिव मेटल एलिमेंटल या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमको कौन बताता है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ही बताती है। तो इस तरीके से जो रिएक्टिविटी सीरीज है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन करने में हेल्प करती है, हमारी केमिकल रिएक्शंस लिखने में हेल्प करती है कि कौन सा मेटल एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, प्लस हमको रिएक्टिविटी सीरीज ये भी बताती है कि कौन सा मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या वो फ्री स्टेट या एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारी क्या थी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज थी। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसको हम देखेंगे, दैट इज अवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अपन ने फर्स्ट रिएक्शन देखी वो तो देखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो अपन रिएक्शन देखेंगे ये देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना, एक बार में चुटकी में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। Those reaction in which two different atoms, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। Those reaction in which two different atoms or groups of atoms are displaced by other atoms or groups of atoms, ठीक है, क्या समझ में आया अभी तक? उस टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस होता है। किससे डिस्प्लेस होता है? एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। मतलब इसके अंदर क्या हो रहे हैं, हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का एक्सचेंज हो रहा है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब एक तरीके का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम दैट इज टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। जो हमारे दो कंपाउंड्स हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखो ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर अपन समझते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये हमारा एक कंपाउंड है BaCl2, ये हमारा एक कंपाउंड है Na2SO4। ठीक है, BaCl2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Ba and Cl2, Na2SO4 is a combination of Na, that is our sodium metal, and SO4। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन है।
इसके अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि जो BaCl2 है उसके अंदर Ba प्रेजेंट है और Cl2 प्रेजेंट है। Na2 के अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर Na2 प्रेजेंट है और SO4 प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है? तो यहाँ पे आइए, प्रोडक्ट्स पे आइए। प्रोडक्ट पे क्या बन रहा है? BaSO4 बन रहा है और NaCl बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? BaSO4 और NaCl। अब ये BaSO4 और NaCl किस तरीके से बना? ये तब बना जब Cl2 तो उठ के आ गया किसके पास? Na के पास, और जो SA4 था वो किसके पास चला गया? उठ के Ba के पास चला गया। तो इसका जो ग्रुप ऑफ एटम था उसने क्या किया? इसके जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उसको डिस्प्लेस कर दिया। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप इस तरीके का एक्सचेंज ऑफ आयंस देखो या एक्सचेंज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स देखो तो वो रिएक्शन हमारी किस कैटेगरी में जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में जाएगी। हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? रीजन क्या है उसके पीछे का? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलने का रीजन ये है कि इसके अंदर दो पोजीशंस हमारी क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी पोजीशन पे हो रहा है? दो पोजीशन पे हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे कंपाउंड जो है वो आयंस को क्या कर ले? एक्सचेंज कर ले, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। ये वाला एग्जांपल देखिए, NaOH का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? HCl के साथ। क्या मिल रहा है हमको? NaCl मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ठीक है, देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? जो Na के साथ क्या जुड़ा हुआ था? OH जुड़ा हुआ था। HCl के H के साथ क्या जुड़ा हुआ था? Cl जुड़ा हुआ था। जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना? NaCl बना। मतलब ये जो Cl था वो किसकी जगह पे चला गया? OH की जगह पे चला गया। और जो हमारा एक और प्रोडक्ट बना है दैट इज अवर H2O, उसमें क्या हुआ होगा? जो OH है वो Cl की जगह पर आ गया होगा। तो उसने क्या बना लिया बेटा? H2O बना लिया। तो यही चीज हमको क्या हो रही है? देखने के लिए मिल रही है कि जो कंपाउंड थे उन्होंने अपने आयंस को क्या कर लिया? कंपाउंड ने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, AgNO3 NaBr। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहा है? AgBr बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो Br था उसने NO की जगह ले ली और जो NO3 था उसने Br की जगह ले ली, दैट इज NaNO3। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या चीज देखने के लिए मिली कि जो हमारे कंपाउंड्स के आयन थे उनने अपने पोजीशन को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। कितनी पोजीशन एक्सचेंज हुई? दो पोजीशन एक्सचेंज हुई। कितनी जगह पे डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है? दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस टाइप के रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसी तरीके से AgNO3 और Ki। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है हमारा? AgI, दैट इज I ने NO3 की जगह ले ली और NO3 ने I की जगह ले ली, दैट इज KNO3 एंड AgI। तो इस टाइप की रिएक्शंस को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंपाउंड्स आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो हमारी किस कैटेगरी में चली जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में चली जाएगी। तो आज हमने चार टाइप की इक्वेशंस अभी तक, रिएक्शंस अभी तक देख लिए हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सारी केमिकल रिएक्शंस को हमने देखा और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और किस तरीके से हम उनको पहचानेंगे इस बारे में पढ़ा है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी टाइप के आते हैं कि हमको उसके अंदर इक्वेशन को पहचानना होता है, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को पहचान के उसके बारे में लिखना होता है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमको पता है किस तरीके के आएंगे। केमिकल रिएक्शंस दे दी जाएगी एक तरीके की और हमको पहचानना है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। एक बार केमिकल इक्वेशन पहचान लेते हैं तो उसकी डिटेल हमको फुल पता रहेगी ही, क्योंकि चीजें ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली आप उनको ग्रैब कर लोगे। अब इसके अंदर जो फिफ्थ रिएक्शन रह गई है दैट इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने चार टाइप की रिएक्शंस देख ली हैं, दैट इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक टाइप की रिएक्शन और रह गई है, दैट इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।